हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे फॉर यूजीसी नेट एग्जाम या फिर जो भी सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आपके प्रिपरेशंस को और स्पीड अप लाने के लिए और उसमें प्रोग्रेस लाने के लिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा मैनेजमेंट पेपर में। यहाँ से हमको 4 to 5 क्वेश्चंस देखने को मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs हो जो आने का चांसेस है फ्यूचर में जब हमारा एग्जाम होगा, तो इसी के लिए यहाँ पे मैं आपको MCQs के साथ साथ यहाँ पे मैं आपको कंटेंट का भी रिवीजन करवा रहा हूँ। तो जल्दी से सब जुड़ जाइए, फिर हम अपना सेशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो जल्दी से जुड़ जाइए सब। चलिए जल्दी जल्दी सब जुड़ेंगे, फिर हम अपना सेशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये बेसिकली लेक्चर नंबर 3 है। ओके, ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स ले चुका हूँ। अगर वो सब आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाइए, आपको हमारे चैनल यूजीसी नेट JRF एंड सेट एग्जाम IFS में मिल जाएगा, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे एक बार जरूर देखना है, उससे आपका कंटेंट के साथ साथ आपका MCQs भी प्रैक्टिस हो जाएगा ऑन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओके, जल्दी से सब आ जाइए, फिर हम अपना सेशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, यूजीसी नेट पेपर 1 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको जैसे पता होगा कि हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 हमारा स्कोर डिसाइड करता है। आपका JRF, अगर आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका JRF करने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसी के लिए आपका पेपर 1 को इम्पोर्टेंट है जितना, तो उसको और अच्छा से प्रिपेयर करवाने के लिए हम आपके लिए एक ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। तो जिससे क्या होगा, आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज मिल जाएगा, स्ट्रक्चर्ड वे में डिज़ाइन हुआ है। वहाँ पे आप MCQs PYQ सब आपको एक ही कोर्स में मिल जाएगा। और उससे पहले उसके लिए हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है 4 अप्रैल 2022 से। तो 4 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए इस बैच में और अपना पढ़ाई को एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेके चलिए। और देखिए, फीस कितना रहेगा, एट ओनली 3499। देखिए, इससे सस्ता और कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो पेपर 1 आपका बहुत ही अच्छे से 4 महीने के अंदर आपका टोटल यूजीसी नेट का पेपर 1 पूरा कंप्लीटली कवर कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ देखिए 100+ लाइव इंटरेक्टिव लेक्चर्स मिलेगा वहाँ पे। उसके साथ साथ 100+ टीचर्स हैंडआउट PDF। ओके, तो नोट्स बनाने का भी आपको दिक्कत नहीं आएगा, इजीली यू कैन ऑल्सो मेक्स नोट्स। उसके साथ साथ आप 20+ वीकली मॉक टेस्ट दे सकते हो वहाँ पे, एंड 1000+ टोटल प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, तो ये था हमारा कोर्स के डिज़ाइन, कोर्स का स्ट्रक्चर। अगर आपको फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, आपको अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे नंबर दिया गया है, वो नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी आपका डाउट है, जो भी क्वेरी है रिगार्डिंग द कोर्स स्ट्रक्चर, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हो, www.ifsonline.com में विजिट कर सकते हो और वहाँ पे अपना क्वेरीज को भी पोस्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन, फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है विच वन इज रॉन्ग। विच वन इज रॉन्ग, यू हैव टू सिंपली फाइंड आउट। तो फर्स्ट बोला है, द मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट सेगमेंट इज वन इन विच एंट्री बैरियर्स आर लो। क्या एंट्री बैरियर्स लो होता है और एग्जिट बैरियर आर हाई होता है? क्या ये सही स्टेटमेंट बोल रहा है? फिर सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है, ए मार्केट सेगमेंट इज अनअट्रैक्टिव। एक मार्केट सेगमेंट अनअट्रैक्टिव होता है when there are actual or potential substitute of product। सेकंड सी में बोल रहा है, थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है, ए मार्केट सेगमेंट इज अनअट्रैक्टिव इफ बायर्स पोजेस स्ट्रॉन्ग और ग्रोइंग बार्गेनिंग पावर। क्या ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है? उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है, एक सेगमेंट को अनअट्रैक्टिव हम कब बोलते हैं, इफ द कंपनी सप्लायर्स आर कंसंट्रेटेड और ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि विच वन इज द फॉल्स स्टेटमेंट। अगर आप क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हो, बहुत ही अच्छा से अगर देखते हो, तो इजीली आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो चलिए, कौन बताएगा इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको फाइंड आउट करना है फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट यू हैव टू फाइंड आउट क्या होगा फॉल्स स्टेटमेंट। देखिए, क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे अच्छे से और एक बार आंसर को पढ़ेंगे, अगर ऑप्शन को, द मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट, यहाँ पे बोल रहा है
एक मार्केट अट्रैक्टिव कब बनता है, जब उसका एंट्री बैरियर, यहाँ पे एंट्री बैरियर्स बहुत ही लो रहता है, एंट्री बैरियर्स लो एंड एग्जिट बैरियर आर हाई। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर वहां पे हम एंट्री बैरियर को लो रख देते हैं मार्केट में, तो कोई भी इजीली वो मार्केट में एंटर कर लेगा और हमारा कंपटीशन वो मार्केट में बढ़ जाएगा। तो क्या ये अट्रैक्टिव मार्केट सेगमेंट होगा? जहां पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर आके कॉम्पीट करेंगे, वो बेसिकली अनअट्रैक्टिव मार्केट हो जाता है। तो दिस स्टेटमेंट विल बी द रॉन्ग वन। यहाँ पे क्या होना चाहिए? द मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट सेगमेंट शुड बी जहां पे आपका एंट्री बैरियर हाई होना चाहिए एंड एग्जिट बैरियर वहां पे लो होना चाहिए। ओके, तो एंट्री इजीली यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं करना चाहिए। एंट्री बैरियर शुड बी यार लो के जगह क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, हाई होना चाहिए था। ओके, फिर ऑप्शन नंबर बी को अगर हम देखेंगे अच्छे से, ए मार्केट सेगमेंट इज अनअट्रैक्टिव। ए मार्केट अनअट्रैक्टिव कब होता है? व्हेन देयर आर एक्चुअल और पोटेंशियल सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोडक्ट। तो देखिए एक मार्केट कब अनअट्रैक्टिव हो जाएगा? जब उसके लिए बहुत सारे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। मान लीजिए आप ए कंपनी है, यहाँ पे वो एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो इसी ये फॉर एग्जांपल टी बना रहा है, टी सेल कर रहा है। फॉर एग्जांपल बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, सब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए और सबको टी बनाना स्टार्ट कर दिए, टी सेल करना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारे कंपटीशन बढ़ जाएंगे और वहां पे मार्केट क्या हो जाएगा? अनअट्रैक्टिव हो जाएगा, बिकॉज हियर द कस्टमर कैन इजीली स्विच बिटवीन द प्रोडक्ट। यहाँ पे कस्टमर आपके प्रोडक्ट के प्रति लॉयल नहीं रहेगा, वो इजीली दूसरे प्रोडक्ट को स्विच कर सकता है और वो मार्केट अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। मार्केट सेगमेंट इज, ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, मार्केट सेगमेंट इज अनअट्रैक्टिव इफ बायर पोजेस स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर। देखिए मार्केटिंग हमेशा अनअट्रैक्टिव हो जाएगा अगर बार्गेनिंग पावर एक बायर का ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो वो क्या कर सकता है? अपना बार्गेन करके आपका प्राइस को कम कर सकता है, तो इसी के लिए वो मार्केट अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। ओके, वेरी गुड इवनिंग प्रताप। और ऑप्शन नंबर डी को अगर देखेंगे, ए सेगमेंट इज अनअट्रैक्टिव इफ द कंपनी सप्लायर्स आर कंसंट्रेटेड और ऑर्गेनाइज्ड। ओके, तो ये था, ये वाला हो जाएगा हमारा, दिस वन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट क्या है? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट क्या है? कहाँ पे आएगा न्यू एंट्रेंट? थ्रेट कहाँ पे आएगा? न्यू एंट्रेंट मतलब मान लीजिए ये एक मार्केट है, यहाँ पे ए बिजनेस कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है, डी कर रहा है। ओके, अगर ई, ये आउटसाइडर ई आ गया यहाँ पे, अगर वो एंटर कर गया ई, तो क्या होगा? मार्केट को डिसरप्ट कर देगा न्यू एंट्रेंट। अगर न्यू एंट्रेंट आता है तो क्या क्या पॉसिबल सिचुएशन आ सकता है? बैरियर्स टू एंट्री ये होना चाहिए। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट मतलब बैरियर टू एंट्री होना चाहिए। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, गवर्नमेंट पॉलिसी, एक्सपीरियंस, कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये सब हम यूज करके न्यू एंट्रेंट को इजीली एंटर नहीं करवा देंगे। ओके, तो क्या आता है? न्यू एंट्रेंट, इफ ए न्यू एंट्रेंट वांट्स टू एंटर इनटू द बिजनेस, इनटू द मार्केट, देयर शुड बी बैरियर्स टू एंट्री फर्स्ट। यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल उसको अच्छा सा नहीं मिलना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसे रखेंगे कि वो इजीली एंटर नहीं कर पाएगा वो मार्केट में, और कैपिटल भी हम यहाँ पे हाई रखेंगे। तो दिस आर द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर ज्वाइनिंग हियर। फिर आता है हमारा थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट? देखिए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मैंने जैसे बता दिया, ए है, बी है। ओके, तो ये भी मान लीजिए टी बना रहा है, टी सेल कर रहा है, ये भी टी सेल कर रहा है। ओके, तो कस्टमर्स के पास पावर होता है, दे कैन स्विच फ्रॉम ए टू बी, उसे हम बोल देते हैं सब्स्टिट्यूट। तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट में क्या आ जाता है? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, मतलब मार्केट में कितने सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, कितने सारे टी के बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ बायर्स प्रोपेंसिटी टू सब्स्टिट्यूट, प्राइस, स्विचिंग कॉस्ट। तो बायर्स को कितना प्राइस लग रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है स्विच करने के लिए, वो सब देखता है बायर और उसी हिसाब से वो स्विच करता है। मतलब यहाँ पे अगर उसको टी खरीदने में 10 रुपया लग रहा था और यहाँ पे उसको 5 रुपया लग रहा है, तो इजीली ही और सी कैन स्विच बिटवीन फ्रॉम ए टू बी में स्विच कर सकता है। इसे हम बोलते हैं थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कस्टमर। कब आएगा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर? कब आएगा? आप खरीदने जा रहे हो मार्केट में, आपके पास बार्गेन करने का पावर कब आएगा? जब आप बहुत सारे कस्टमर्स लार्ज अमाउंट में जा रहे हो। नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, प्राइस सेंसिटिविटी, एबिलिटी टू स्विच। आप बार्गेनिंग कब कर पाते हो? जब आप इजीली स्विच कर पाते हो। ओके, मान लीजिए आप एक दुकानदार के पास जाते हो और उसे बोलते हो मेरे को 100 रुपया में चाहिए,
ओके, वो बोलता है कि नहीं मैं आपको ये 200 रुपया में दूंगा, बट आपके पास और भी बहुत सारे कंपनी है, बहुत सारे दुकान है जहां से आप इजीली खरीद सकते हो, तो आप वो दुकान को छोड़ के नेक्स्ट दुकान में चले जाते हो, तो उसे बोलते हैं एबिलिटी टू सब्सटीट्यूट एंड स्विचिंग कॉस्ट। फिर आता है हमारा बार्गेनिंग पावर ऑफ क्या, सप्लायर। अब सप्लायर कब बार्गेन करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सप्लायर कब बार्गेन करेगा, नंबर एंड साइज ऑफ सप्लायर। आपका अगर सप्लायर आपसे बहुत बड़ा है तब वो बार्गेन कर पाएगा। आपका एक ही लौता ही सप्लायर है जहां से आप प्रोडक्ट खरीदते हो, रॉ मटेरियल खरीदते हो, देन वो सप्लायर बार्गेन कर सकता है। यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट, अगर वो यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट है, मान लीजिए वो प्रोडक्ट आपको और कहीं नहीं मिलता है, एक ही सप्लायर से मिलता है, तो वो सप्लायर के पास पावर होता है, वो आपके साथ बार्गेन कर सकता है और वो आपको बहुत ही लार्ज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा प्राइस में बेच सकता है। फिर आता है हमारा राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग कंप्यूटर। क्या होता है राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग कंप्यूटर, तो आपका मार्केट में कितने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उसके साथ साथ इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा हो रहा है, उसके साथ साथ बैरियर्स टू एग्जिट एंड स्विचिंग कॉस्ट, तो ये सब हमारा आ जाता है राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। आई होप यहां तक आप सबको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो यस करके बताएंगे। समझ आ रहा है सबको। देखिए ये थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स एंड राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। और क्या होता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट में, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट में, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स कब आता है, राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स कब आता है, ये सब आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, यहाँ पे भी पूछा है क्या ये क्वेश्चन ट्रू है कि फॉल्स है, तो आपको वन बाय वन देखना पड़ेगा। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है हमारा इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स, क्या यहाँ पे जनरल फोर्सेस भी होता है, स्पेसिफिक फोर्सेस भी होता है। उसके बाद ये बोल रहा है जो स्पेसिफिक फोर्सेस होता है हमारा, जो स्पेशल फोर्सेस स्पेसिफिक affects individual enterprises directly and immediately in their day to day working, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है, 3 में बोल रहा है जो जनरल फोर्सेस होता है हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड थस में अफेक्ट एन इंडिविजुअल फ्रॉम इनडायरेक्टली ओनली। ओके, दो टाइप का फोर्सेस होता है हमारा, एक होता है हमारा स्पेसिफिक, एक होता है हमारा स्पेसिफिक और एक होता है हमारा कौन सा, जनरल फोर्सेस। एक होता है हमारा जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस जो होता है कंसंट्रेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है, ये कंसंट्रेटेड होता है, स्पेसिफिक होता है। ये क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। बट ये जो जनरल होता है ये आपका ओवरऑल स्ट्रेटेजी को देखता है। क्या देखता है, ओवरऑल, ये ओवरऑल को देखता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज हम बिजनेस एनवायरनमेंट में दोनों को ही लेके चलते हैं। हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट को भी देखते हैं, इंटरनल एनालिसिस भी करते हैं एंड विद दैट हम ओवरऑल मार्केट को भी देखते हैं, एक्सटर्नल मार्केट को भी देखते हैं। ओके, एक्सटर्नल मार्केट में क्या आ जाएगा, जैसे हमारा पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर्स, वो सब हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे कंपनी को कैसे इंपैक्ट डालते हैं, वो हमारा जनरल फोर्सेस हो जाता है। और जो हमारा स्पेसिफिक फोर्सेस होता है वो पर्टिकुलर टू दैट इंडस्ट्री ओनली। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो बिजनेस एनवायरनमेंट में हमें वो दोनों ही फोर्सेस को देखना पड़ता है, स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस को भी। तो दिस वन विल बी ट्रू। तो फिर आता है स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन द डे टू डे वर्किंग। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो सेइंग ट्रू बिकॉज जो स्पेसिफिक फोर्सेस होता है, जो हमारा इंटरनल फोर्सेस होता है, वो हमारा बिजनेस का डे टू डे ऑपरेशंस को इंपैक्ट डालता है, इफेक्ट डालता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखेंगे जनरल फोर्सेस, ये स्पेसिफिक फोर्सेस के बारे में बताया, अभी आता है जनरल फोर्सेस हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड थस में अफेक्ट एन इंडिविजुअल फॉर्म इनडायरेक्टली ओनली। यस, दिस वन इज ऑल्सो सेइंग ट्रू। जो जनरल फोर्सेस होता है वो इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालता है। जैसे आपका पॉलिटिकल फैक्टर चेंज हो रहा है, आपका डेमोग्राफिक फैक्टर चेंज हो रहा है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं, नहीं, दे आर इनडायरेक्टली अफेक्टिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमारा स्पेसिफिक फोर्सेस में क्या आ जाता है, हमारा यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटरनल,
और यहाँ पे हमारे जनरल में हमारा बेसिकली आ जाता है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स, और यहाँ पे बेसिकली रिलेट्स टू रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। और ये इंपैक्ट कैसे डालता है, ये इंपैक्ट डालता है डायरेक्टली, ये डायरेक्टली इंपैक्ट डालता है बिकॉज यहाँ पे डे टू डे ऑपरेशंस होता रहता है, तो दैट्स व्हाई इट्स इंपैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली इन स्पेसिफिक फोर्सेस। बट इन जनरल फोर्सेस में ये आपका इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालता है। क्या करता है, इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालता है। तो देखिए यहाँ पे एमसीक्यूज के साथ साथ हमने कंटेंट को भी पढ़ लिया, कंटेंट को भी रिवाइज कर लिया। तो क्या दो टाइप होते हैं, एक स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं और एक जनरल फोर्सेस होते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होता है, जो डायरेक्टली इंपैक्ट डालता है आपका ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम स्पेसिफिक फोर्सेस बोलते हैं। और जनरल फोर्सेस किनको बोलते हैं, जो इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालता है। स्पेसिफिक फोर्सेस को हम इंटरनल फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, जनरल फैक्टर्स को हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी बोल सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आप सबको बिल्कुल समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए स्पेसिफिक फोर्सेस क्या क्या होते हैं, सच एज इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स, दे आर डायरेक्टली इंपैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखिए, जो डायरेक्टली इंपैक्ट डालता है आपका ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ में, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। और जनरल फोर्सेस में क्या होता है आपका सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, कंडीशन। तो यहाँ ये वाला बेसिकली आपका इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालता है, इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालता है। ओके, और ये यहाँ पे कौन सा कंडीशन पढ़ना पड़ता है, हमें पेस्टल एनालिसिस करना पड़ता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस क्या होता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लॉजिकल फैक्टर, ये सब फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं, तब हमें दो फैक्टर्स का, फोर्सेस का पता चलता है, एक स्पेसिफिक फोर्सेस, एक जनरल फोर्सेस। विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। ओके, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, नॉट, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन हमेशा गलत होता है, आपको यहाँ सिंपली फाइंड आउट करना है नॉट क्या कॉम्प्लेक्स होता है, क्या स्टैटिक होता है, क्या रिलेटिव होता है, या फिर फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसका सिंपली आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, और बिजनेस एनवायरनमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है आपको। क्या होगा इसका आंसर, बिजनेस एनवायरनमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। क्या होगा आंसर, क्या ये कॉम्प्लेक्स होता है, क्या स्टैटिक होता है, क्या रिलेटिव होता है, या फिर फार रीचिंग इंपैक्ट। क्या होगा इसका आंसर, देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी हमारा स्टैटिक नहीं होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑलवेज व्हाट, ऑलवेज डायनामिक। ये चेंज होते रहता है, डायनामिक, इट्स ऑलवेज चेंजेस विद द टाइम। आपका टेक्नोलॉजी, न्यू मार्केट में टेक्नोलॉजी आ जाता है, तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होना पड़ता है। इसी के लिए इससे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑलवेज डायनामिक। और ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है हमारा। दो फैक्टर्स क्या होता है, एक इंटरनल फोर्सेस के ऊपर इंपैक्ट गिरता है इसका, इंटरनल, और एक होता है हमारा एक्सटर्नल। तो इंटरनल जो डायरेक्टली इंपैक्ट डालता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, उसे हम बोलते हैं इंटरनल, और जो इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालता है उसे हम बोल देते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, ये देखिए कॉम्प्लेक्स भी होता है, डायनामिक के साथ साथ हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स भी होता है, और उसके साथ साथ ये रिलेटिव भी होता है, बिकॉज वी कंपेयर विथ आवर कॉम्पिटिटर्स। रिलेटिव भी होता है, क्यों रिलेटिव होता है, बिकॉज यहाँ पे हम रिलेट करते हैं अपने आप को दूसरे के साथ इन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो दिस वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक, स्टैटिक इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। डैश इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द एनवायरनमेंट इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। आप डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करते हो, फिर आप एनालाइज करते हो, देन एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ ईच सेक्टर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। आप क्या करते हो, डिफरेंट सेक्टर, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये वाला जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट है, आप यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हो। ये एक सेक्टर हो गया, ये एक सेक्टर हो गया, ये एक सेक्टर हो गया, तो डिफरेंट सेक्टर में आप डिवाइड कर देते हो। देन एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ईच सेक्टर। ये सेक्टर का इम्पैक्ट क्या होगा आपका बिजनेस में, ये सेक्टर का इम्पैक्ट क्या होगा। जब आप इंडिविजुअली एनालिसिस करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, डैश इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द एनवायरनमेंट इनटू डिफरेंट सेक्टर में आप डिवाइड करते हो, देन यू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ईच सेक्टर इन योर ऑर्गेनाइजेशन।
क्या करते हो इसमें, यहाँ पे बेसिकली आप कौन बताएगा इसका आंसर क्या होगा? देखिए बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बेसिकली आप यहाँ पे एनवायरनमेंट में थ्रेड देख रहे हो एंड अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बेसिकली बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, एटॉप। ये याद रखिए, इसे हम ई टॉप बोलते हैं। और ये इसमें हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट में हमें क्या क्या थ्रेट मिल रहा है, एनवायरनमेंट के अंदर हमें क्या क्या थ्रेट मिल रहा है, क्या थ्रेट एंड क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, उसे हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। कहाँ पे, एटॉप में। थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज को हम एनालिसिस करते हैं। दैट्स व्हाई वी डिवाइड द एनवायरनमेंट इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। ओके, इसको हम बोलते हैं थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज। थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज हम कम करते हैं जब हमें बाहरी फैक्टर्स को एनालिसिस करना पड़ता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स को जब हम एनालिसिस करते हैं, देन वी डू द एटॉप प्रोफाइल। यहाँ पे हम थ्रेट देखेंगे कि आगे अगर हम ये बिजनेस में लॉन्च होते हैं, अगर हम न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं या फिर न्यू बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे हमें कितना थ्रेट मिल रहा है, कितना अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग द सेक्टर्स। हम इसके लिए हम बहुत सारे सेक्टर्स बना लेते हैं और वो सेक्टर्स को हम देखते हैं कि ये सेक्टर में अगर घुसता हूँ, ये सेक्टर में अगर मैं बिजनेस करता हूँ, तो मेरे को फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, फ्यूचर में मेरे को यहाँ से कितना पोटेंशियल है, कितना कैसे कर सकते हैं। सीएसएफ को हम दो टाइप में कर सकते हैं। फर्स्ट वी हैव टू डू स्वॉट एनालिसिस, यहाँ पे हम स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डू स्वॉट एनालिसिस, या फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेस्टल एनालिसिस भी कर सकते हैं। पेस्टल एनालिसिस, पेस्टल टेक्निक को भी यूज कर सकते हैं इन सीएसएफ। स्वॉट एनालिसिस मैंने क्या बताया था, यहाँ पे बेसिकली हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट को फाइंड आउट करते हैं इन द मार्केट। क्या क्या हमारे लिए स्ट्रेंथ है, क्या क्या हमारे लिए वीकनेस है, उसको फाइंड आउट करते हैं। और उसके साथ साथ हम पेस्टल एनालिसिस को भी यहाँ पे करते हैं। एज बेस्ट यूज ऑफ सीएसएफ एनालिसिस इज द टूल फॉर प्लानिंग एंड एक्सरसाइज। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आप फ्यूचर प्लानिंग करते हो। यहाँ पे आप फ्यूचर प्लानिंग करते हो। क्या कर रहे हो, फ्यूचर प्लानिंग, क्या करते हो, फ्यूचर प्लानिंग और एक्सरसाइज करते हो और देखते हो कि आपका क्रिटिकल एरिया कौन सा है, कौन सा एरिया में अगर आप बिजनेस करोगे तो वहां से आपको सक्सेस मिलेगा। तो ये होता है हमारा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एनालिसिस टू हेल्प अस आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रॉफिटेबल एरिया इन विच वी कैन डू आवर बिजनेस एंड गेट सक्सीड इन द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है और ये आपको बीसीजी मैट्रिक्स एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को रिलेट करके क्वेश्चन पूछा है। एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये क्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क, स्टार, कैशकाउ, डॉग, ये सब हमारे क्या आ जाते हैं, ये सब हमारे आ जाते हैं बीसीजी मैट्रिक्स। ओके, ये स्लाइड में जितना भी लिखा है ये वाला हमारा क्या है, बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स है ये वाला। और लिस्ट 2 में जितना भी लिखा है जैसे इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ये सब किस में आता है, हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये वाला हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आता है। तो आपको मैच करना है कि क्वेश्चन मार्क स्टेज किस में आएगा, स्टार किस में आएगा, कैशकाउ किस में आएगा एंड डॉग किस में आएगा। क्या होगा, कौन बताएगा इसका आंसर मुझे, कौन बताएगा इसका आंसर। देखिए डॉग जो होता है, मेरे को पता है डॉग हमेशा कौन सा स्टेज में आता है, डॉग हमेशा लास्ट में आता है। मैंने बताया था डॉग आ गया मतलब जब भी आपका डॉग स्टेज आता है, मतलब ये याद रखिए, डॉग स्टेज मतलब ये क्या, कौन सा स्टेज होता है, ये आपका डिक्लाइन स्टेज होता है। डॉग स्टेज मतलब डिक्लाइन स्टेज। तो 4 का डी होगा, सिंपली 4 का डी होगा। तो देखिए 4 का डी कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए 4 का डी यहीं पे। देखिए एक ही ऑप्शन से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही आपको अप्रोच के ऊपर काम करना है, इजीली आपको एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो फिर कैशकाउ, देखिए कैशकाउ क्या हो जाता है, कैशकाउ कब आता है, कैशकाउ हमारा मैच्योरिटी स्टेज में आता है। स्टार हमारा कौन सा स्टेज में आता है, ग्रोथ स्टेज में आता है। एंड क्वेश्चन मार्क कौन सा स्टेज में आता है, हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज में आता है। तो डायरेक्टली उसके साथ दिया हुआ है आपको,
तो यहाँ पे इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए अगर मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, तो हमारा ओके, तो ये वाला स्टेज जो हो जाता है, ये देखिए स्टेजेस में डिवाइड होता है। तो ये वाला जो स्टेज है, ये वाला हमारा कौन सा स्टेज है? ये वाला हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टेज है, यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोडक्शन स्टेज है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसका ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे उसका ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ स्टेज। फिर यहाँ पे देखिए ये वाला सिचुएशन क्या वाला, यहाँ पे मैच्योरिटी आ गया है। तो दिस स्टेज इज कॉल्ड एज मैच्योरिटी स्टेज, तो हम बोलते हैं मैच्योरिटी स्टेज। एंड लास्ट वन वाला यहाँ ये वाला कौन सा आ जाता है? ये वाला आ जाता है डिक्लाइन स्टेज, मतलब यहाँ पे आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। इंट्रोडक्शन स्टेज क्या होता है? यहाँ पे फर्स्ट टाइम यू इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, न्यूली लॉन्च करते हैं, उसके बाद उसका धीरे धीरे ग्रोथ होता है। फिर एक स्टेज ऐसे आ जाता है, वो मैच्योर होकर रहता है। फिर एट द एंड वो प्रोडक्ट डिक्लाइन करना स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे जो पूछा था, हमें सिंपली पूछा था कि आपको बीसीजी मैट्रिक्स को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के साथ मैच करना है। तो बीसीजी मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन स्टेज में कौन सा आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन मार्क। जो हमने बीसीजी मैट्रिक्स में पढ़ा था क्वेश्चन मार्क ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे हमको गारंटी नहीं होता है कि हमारा प्रोडक्ट फ्यूचर में हमें प्रॉफिट देगा, ये ज़्यादा टाइम तक मार्केट में रहेगा कि नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क, दैट्स वाई इट इज एन क्वेश्चन मार्क स्टेज, बिकॉज हमको खुद में कंफ्यूजन होता है कि हमारा प्रोडक्ट सक्सेस होगा कि नहीं मार्केट में। फिर आता है हमारा ग्रोथ स्टेज। तो ग्रोथ स्टेज में क्या हो जाएगा? ग्रोथ स्टेज में देखिए ग्रोथ होना स्टार्ट हो रहा है, मतलब स्टार, ये आ जाता है स्टार, मतलब ग्रोथ जब हो रहा है तो हमारा प्रोडक्ट का भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये धीरे धीरे हमारा मार्केट ग्रोथ बना रहा है, मार्केट शेयर में भी इंक्रीज आ रहा है, तो ये हो जाता है हमारा स्टार। ओके, स्टार स्टेज क्या है? हाई मार्केट शेयर एंड हाई ग्रोथ रेट, ये याद रखिए। उसके बाद मैच्योरिटी, मतलब ये केस काउ हो जाता है। क्या हो जाता है? केस काउ। ओके, इसका लो ग्रोथ रेट रहता है लेकिन मार्केट शेयर बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे जो मैच्योरिटी स्टेज में जो प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ से केस काउ में मतलब मिल्क दी काउ, मतलब ये वाला ऐसा प्रोडक्ट होगा, ऐसा बिजनेस होगा जहां से हमको बहुत प्रॉफिट मिल रहे हैं। और जो भी प्रॉफिट हमको यहाँ से मिलेगा उसको हम क्या करेंगे? आइदर हम स्टार में उसको इन्वेस्ट करेंगे या फिर उसे लेके क्वेश्चन मार्क में इन्वेस्ट करेंगे। तो दिस इज द बेस्ट स्टेज ऑफ which one? मैच्योरिटी स्टेज इज द बेस्ट स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फिर आ जाता है हमारा डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज में क्या है? डॉग मतलब यहाँ पे आपको आइदर यू हैव टू सेल द प्रोडक्ट, आपको लिक्विडेट करना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेट, आप यहाँ पे अपना रिट्रेचमेंट स्ट्रेटेजी अपनाओगे, आप यहाँ पे अपना जो भी प्रोडक्ट, जो भी मार्केट, जो भी बिजनेस कर रहे हो उसको बेच दोगे। ओके, ये बेसिकली डिक्लाइन स्टेज में, डॉग स्टेज में आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता है। ओके, चलिए, आई थिंक दिस वन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, और ये वाला क्वेश्चन आपको समझ भी आ गया होगा बिकॉज दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे देखिए स्टार क्या है? स्टार में देखिए रैपिड ग्रोथ एंड एक्सपांसन। स्टार में क्या हो रहा है आपका? स्टार में रैपिड ग्रोथ हो रहा है एंड एक्सपांसन हो रहा है। उसके साथ साथ क्वेश्चन मार्क में क्या हो रहा है? न्यू वेंचर्स, आप न्यू वेंचर्स को एंटर कर रहे हो मार्केट में। रिस्की बिकम रिस्की, फ्यू बिकम स्टार्स, अदर डाइवेस्टेड। आइदर क्वेश्चन मार्क में आप स्टार बन जाओगे या फिर आपको वो बिजनेस को छोड़ना पड़ेगा, डाइवेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता नहीं कि फ्यूचर में यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं। तो फ्यू बिकम स्टार, ये बहुत ही कम ही स्टार बनते हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क से ये स्टार बन जाते हैं। फिर आता है हमारा कैश काउ। कैश काउ मतलब एबिलिटी टू फंड द क्वेश्चन मार्क एंड स्टार। ये क्या होता है? यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा बिजनेस है यहाँ पे आपका, यहाँ से आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से आपको जितना प्रॉफिट मिलेगा आप क्या करोगे? आइदर स्टार को फंडिंग प्रोवाइड करोगे या फिर क्वेश्चन मार्क को फंडिंग दोगे। ओके, स्टार में फंडिंग करोगे या फिर क्वेश्चन मार्क में फंडिंग करोगे, ये हो जाता है कैश काउ का काम। उसके बाद डॉग स्टेज जो होता है, यहाँ पे दिस वन, यहाँ पे नो प्रॉफिट, यहाँ पे आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलता है। ओके, यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज अ लो मार्केट शेयर एंड ग्रोथ कंसिडर्ड डाइवेस्टमेंट। और बेस्ट स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे क्या अपनाओगे? यहाँ पे आप डाइवेस्ट कर दोगे, लिक्विडेट कर दोगे, जो भी प्रोडक्ट, जो भी बिजनेस में आप काम कर रहे हो वो बिजनेस को सेल कर दोगे या फिर वो प्रोडक्ट को ही सेल कर दोगे। तो ये था हमारा क्या? बीसीजी मैट्रिक्स। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और इसका दो डायमेंशन क्या है? एक मार्केट शेयर है
और एक ग्रोथ रेट है, ये भी याद रखिए। एक मार्केट शेयर है, एक ग्रोथ रेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहां पे आपको अरेंज द फॉलोइंग स्टेज इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। जो हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को आपको सीक्वेंस वे में अरेंज करके सजाना है। तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेज क्या आएगा, क्या स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन आएगा, स्ट्रेटेजी इंटेंट आएगा, स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन से एंड स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन से। यहाँ पे आपको कोड दिया है, सिंपली आपको फाइंड आउट करना है, आपको इसको सीक्वेंस वे में अरेंज करना है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में को सीक्वेंस वे में ऑर्डरली क्रोनोलॉजिकल बेस में ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। कौन बताएगा इसका आंसर क्या होगा, क्या आएगा पहला आप क्या करते हो? देखिए अगर मैं ऑप्शन को देखता हूं, स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन, ये वाला स्टेज स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएट हम कब करते हैं? इवैल्यूएट हमेशा हम एट द एंड करते हैं। तो 3 तो लास्ट में आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन मेरा कट हो गया। सी और डी में से मेरा आंसर होगा। उसके बाद आप पहला क्या करते हो, पहले आपका स्ट्रेटेजी इंटेंट बनाते हो या फिर पहला स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हो? आपका इंटेंशन क्या है, आपका बोलते हैं ना, आपका इंटेंशन क्या है, आप में फ्यूचर में आपका इंटेंट क्या है, फिर फ्यूचर में क्या बनना है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी इंटेंट बनाते हैं, फिर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं, फिर देन इंप्लीमेंट करते हैं, एट द एंड इवैल्यूएट करते हैं। तो ये वाला दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट व्हाट वी डू, फर्स्ट देखिए, डिफाइन द बिजनेस लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी। इंटेंट, आपका इंटेंट क्या है? फर्स्ट आप इंटेंट बनाते हो, इंटेंट क्रिएट करते हो, फिर नेक्स्ट आप क्या करते हो, इंटेंशन के बाद आप फॉर्मुलेट करते हो, अपना स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करोगे। उसके बाद नेक्स्ट आप जाओगे, फॉर्मुलेट करने के बाद उसको इंप्लीमेंट करोगे। इंप्लीमेंट करने के बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे, एट द एंड यू डू इवैल्यूएट। एट द एंड व्हाट यू डू इवैल्यूएट। तो ये वाला होता है हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, इंटेंट, फॉर्मुलेट, इंप्लीमेंट एंड इवैल्यूएट। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस होता है, उसका सीक्वेंस को अरेंज करो। फर्स्ट टू स्ट्रेटेजिक, आपका इंटेंशन क्या है, फिर उसके बाद आप फॉर्मुलेट करते हो, देन यू इंप्लीमेंट, एट द एंड यू कंट्रोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 forces model was created by Michael Porter in 1979 to understand how 5 key competitive forces are affecting an industry। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपको बोला है कि स्ट्रॉन्गर द कॉम्पिटिटिव फोर्स इन द इंडस्ट्री आर द मोर प्रॉफिटेबल। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, आपको ये फाइंड आउट करना है। और उसके बाद आपको देखना है कि क्या ये रीजन जो दिया है, क्या वो एसेसन को फॉलो कर रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ओके, शैलेश कुमार पूछ रहे हैं आप इस टॉपिक के PYQs भी कवर करेंगे? ओके यस शैलेश, यहाँ पे डेफिनेटली हम PYQs ही कवर कर रहे हैं। आपके जो यूजीसी नेट में पहले आ चुके हैं, आपके यूजीसी नेट सेट में भी ये क्वेश्चन सब आ चुके हैं। तो ये बेसिकली हम यहाँ पे PYQs भी कवर कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपके लिए मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs भी कवर कर रहा हूँ। तो फोकस होकर देखते रहिए, ध्यान से देखते रहिए, ऐसे ही टाइप के आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो एसेसन क्या ट्रू है कि फॉल्स है, रीजन जो दिया है क्या वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखिए एसेसन अगर मैं जाता हूँ, जो 5 फोर्सेस मॉडल हुआ था उसको किसने दिया था, माइकल पॉटर ने दिया था। और ये जो हमारा 5 फोर्सेस मॉडल होता है, जैसे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, ओके, कंपटीशन अमंग द राइवलरी, तो ये सब हमारा जो 5 फोर्सेस मॉडल है, ये हमारा क्या करता है, इफेक्ट डालता है इंडस्ट्री को। दिस वन अफेक्ट आवर इंडस्ट्री ग्रोथ। तो दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, ये ट्रू है हमारा स्टेटमेंट। उसके बाद अगर स्टेटमेंट नंबर 2 में देखते हैं, रीजन में देखते हैं, द स्ट्रॉन्गर द कॉम्पिटिटिव फोर्स इन द इंडस्ट्री द मोर प्रॉफिटेबल, नो दिस विल बी द लेस प्रॉफिटेबल। ये क्या हो जाएगा, लेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका एक इंडस्ट्री है, यहाँ पे 2 कॉम्पिटिटर्स ही हैं, ओके,
3 कॉम्पिटिटर्स हैं यहाँ पे, सॉरी, मान लीजिए यहाँ पे आपके 2 कॉम्पिटिटर्स है, तो 2 कॉम्पिटिटर्स अगर हैं तो क्या होगा, प्रॉफिट भी ऐसे ही होगा। मान लीजिए आप पे बहुत सारे और आ गए, और कॉम्पिटिटर आ गए, तो क्या होगा, प्रॉफिट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा मिलना स्टार्ट नहीं होगा। ओके, तो यही बोल रहा है, अगर ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा मार्केट में, क्या प्रॉफिट ज्यादा मिलना स्टार्ट होगा, नहीं, लेस प्रॉफिट विल बी देयर। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ओनली ए इज द ट्रू, ओनली ए ही ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए ये है हमारा 5 फोर्सेस, थ्रेट ऑफ एंट्री, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, इंडस्ट्री लाइब्रेरी एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। तो आपको ये याद रखना है क्या क्या हमारा इसे माइकल पोर्टर ने 5 फोर्स मॉडल क्या दिया था, पोर्टर ने, थ्रेट ऑफ एंट्री, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, अभी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर है, एक है थ्रेट ऑफ एंट्री, और एक है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, और एक है हमारा इंडस्ट्री लाइब्रेरी। ये चारों फोर्सेस, 5 फोर्सेस हमारे बिजनेस को कैसे इंपैक्ट डालते हैं, ये 5 फोर्सेस मिलकर हमारे बिजनेस को इंपैक्ट डालते हैं। आई होप यहां तक आप सबको समझ आ रहा होगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी, कौन सा ग्रोथ स्ट्रेटेजी नहीं है। तो हमारा जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज में, मैंने वहां पे बताया था आपको क्या क्या कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि विच वन ऑफ दिस विल बी द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। ओके, और एक ऐसा है ऑप्शन जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी नहीं है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, टर्न अराउंड इज नॉट द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, इट्स बेसिकली, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी हम कब अपनाते हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जब एक इंडस्ट्री सिक इंडस्ट्री हो जाता है, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तब हम उसे वहाँ पे टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी मतलब वो सिक इंडस्ट्रीज को हमें फिर से कैसे हेल्दी बनाना है, फिर से उसे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, इसके लिए हम टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटेजी, इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी, ये सब हमारे क्या आते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी आते हैं, और इसको हम बोलते हैं ग्रोथ स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इंटेंसिफाइड स्ट्रेटेजी, इंटीग्रेटिव स्ट्रेटेजी क्या होता है, मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडस्ट्री वैल्यू चेन। ओके, जैसे मैंने बताया था इंटीग्रेटिव स्ट्रेटेजी में क्या होता है, एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता है, एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है, या फिर आप डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी अपना सकते हो, न्यू मार्केट में एंटर कर सकते हो, या फिर न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, या फिर न्यू प्रोडक्ट को लेकर न्यू मार्केट में लॉन्च कर देते हो, तो उसे हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी। और टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, ए कंपनी में परस्यू रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी व्हेन इट हैज अ वीक कॉम्पिटिटिव पोजीशन इन सम और ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट लाइन रिजल्टिंग इन पुअर परफॉर्मेंस। बेसिकली टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी में आप क्या करते हो, जो वीक एरिया से आपका जो सिक इंडस्ट्री है, सिक प्रोडक्ट है, उसको आप क्या करते हो, रिट्रेच कर देते हो, उसे बेच देते हो, ताकि आपका ओवरऑल जो कॉर्पोरेट है, ओवरऑल जो बिजनेस है, उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं डालना चाहिए। ओके, तो चलिए आज का सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो डेफिनेटली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। ओके, चलिए, if you have any suggestion for me then definitely you can write in the comment section and चलिए let's end this session. Thank you and happy learning and bye bye.